Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture of programming on Learn with UFZ platform. लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने कॉल्स को रेट करना है और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल्स हैं जिसमें लोकल कॉल्स हैं, एसएमएस, इंटरनेशनल कॉल्स हैं और हर एक कॉल के अगेंस्ट कुछ रेट्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है, हमें इन कॉल्स को उसकी कॉल टाइप की बेस पे रेट करना है। रेट मीन उसको चार्ज करना है और ये डिपेंड करेगा कि उसकी डेस्टिनेशन कोड कौन सी है। आप अक्सर मोबाइल फ़ोन से कॉल्स जब करते हैं तो अगर आप इंटरनेशनल कॉल करेंगे तो आपको डिफरेंट रेट्स अप्लाई होते हैं। अगर आप कनाडा कॉल कर रहे हैं तो डिफरेंट रेट्स होंगे, यूएस के डिफरेंट होंगे, विद इन द कंट्री कॉल कर रहे हैं तो डिफरेंट रेट्स होंगे, सेम नेटवर्क पर कॉल कर रहे हैं तो कुछ और रेट्स अप्लाई होंगे। तो उसी चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने ये छोटी सी असाइनमेंट आप लोगों को दी थी। आइए आज देखते हैं कि हम किस तरीके से इस तरह की असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी असाइनमेंट सबसे पहले आप पेपर पे बनती है, आपके माइंड में बनती है, उसका स्ट्रक्चर, उसके लॉजिक्स, और जब आप उसके लॉजिक्स और स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हो पेपर पर, फिर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम बनाने शुरू करें तो पहले पेपर पेन लें, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उस पर स्टेप लिखें, किस तरीके से आपने प्रोग्राम को लेके चलना है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि एक प्रोग्राम को एनालाइज करके किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। इस काम के लिए आमतौर पर प्रोग्रामर्स दो तरह की टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं। एक टेक्निक्स कहते हैं सूडो कोडिंग, कि आप सूडो कोड लिखते हो, और दूसरे में आप फ्लो चार्ट बनाते हैं। आइए पहले सूडो कोड की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। सूडो कोड इज अ नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम स्टेप्स। प्रोग्राम्स के स्टेप्स को आप नेचुरल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे? आप एक नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आप क्या करते हो, स्टेप्स को लिखते हो। जैसे उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन आपने स्टेप्स को स्टेप वाइज बुलेट फॉर्म के अंदर 1 2 3 4 में आपने इसे लिखना होता है। इसमें आपने प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स इन्वॉल्व नहीं करना होता, आपने इसे नेचुरल लैंग्वेज में लिखना होता है। आपकी अपनी ज़ुबान में, इंग्लिश, उर्दू, किसी ज़ुबान में आप लिखते हैं, लेकिन आपने इसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखना है और इसके स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप 1 पे मैं ये करूँगा, दूसरे स्टेप पे ये होगा, तीसरे पे ये होगा, चौथे पे ये होगा। जब आप स्टेप डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। Pseudocode use structural conventions of a programming language. जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीज़ इसमें देखते हैं वो स्ट्रक्चरल कन्वेंशन। स्ट्रक्चर कन्वेंशन का मतलब क्या है कि आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज़ करने हैं। आप देखते हैं कि अगर कहीं पे आपको डिसीजन लेना है तो आपको इफ कंडीशन यूज़ करना पड़ेगी या स्विच केस यूज़ करना पड़ेगा। आप ये भी देखते हैं क्या एक काम बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा है तो उसके लिए आप लूप्स देखेंगे। तो लूप्स, इफ कंडीशन, फंक्शंस, क्लासेस, स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चरल कन्वेंशन होती हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम का सूडो कोड लिखने के लिए हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चरल कन्वेंशंस को माइंड में रखते हैं। हम सिंटेक्स को माइंड में नहीं रखते। हम ये नहीं देखते कि ये वाला कोड स्पेसिफिकली सी में और जावा में कैसे लिखा जाएगा, बल्कि ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर्स को कैसे आपने इनकॉर्पोरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं भी इफ यूज़ कर रहे हो तो इफ के स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अगर आपने काम को बार बार रिपीट करना है तो रिपीट करने के लिए लूप्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो सूडो कोड के अंदर आप प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चरल कन्वेंशंस को कंसिडर करते हो, राइट। उसके बाद सूडो कोड ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सूडो कोड मशीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है कि मशीन किस तरह से आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेगी। जो आप लिखेंगे वो ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। तो आप लॉजिक्स और सीक्वेंस की बेस पर डिसाइड करते हैं पहले कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा होगा, वो स्टेप्स को आप डिफाइन करते हो। Next one, it typically omits details that are essential for machine understanding, such as variable declaration and language specific code. जैसे मैंने बताया कि जो ह्यूमंस के लिए है तो हमें ये इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जो लैंग्वेज स्पेसिफिक टर्म्स है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जो उसका सिंटैक्स है, अगर आप इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं तो आई एन टी इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में सिर्फ वो चीज़ें लिखेंगे जो कि ह्यूमन को समझ आ सकें, जो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट कर सकें, राइट। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और कोशिश करते हैं हम स्टेप्स को डिफाइन कर सकें। पहली चीज़, अगर आप अंडरस्टैंड करें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो कहते हैं रेट कॉल्स। कॉल्स को रेट करना है। जब रेट करना है तो नंबर ऑफ कॉल्स आपको चाहिए। अगर चार्ज उसकी प्राइस $0.2 है तो नंबर ऑफ कॉल्स आपके पास जो होंगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेट निकल आएगा। तो एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये बन रही कि आपने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, फिर आपने उस पर टैक्स अप्लाई करना है, ये भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। फिर
उसने क्या कहा जी, टेक कॉल इन्फॉर्मेशन एज इनपुट, जो कॉल की इन्फॉर्मेशन है, कितनी कॉल है, उसकी अपनी इनपुट लेनी है फ्रॉम यूजर्स एंड डिस्प्ले द फाइनल डिटेल बिल। तो इसमें अगर आप, आपके पास 4-5 चीज़ें हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। आपने यूजर से इनपुट लेनी है, फिर आपने उसके ऊपर रेट्स अप्लाई करने हैं, और रेट्स आपने अप्लाई करने हैं बेस्ड ऑन दी डेस्टिनेशन कोड। अगर डेस्टिनेशन कोड आपका चेंज होगा, रेट चेंज होगा। जैसे अगर ये डेस्टिनेशन कोड है तो ये रेट अप्लाई करना है, अगर ये है तो ये रेट अप्लाई करना है, अगर ये रेस्ट ऑफ द वर्ड है तो आपने ये रेट अप्लाई करना है। तो पहले स्टेप में आपको इनपुट्स देना पड़ेंगी, सेकंड स्टेप में आपको उसके ऊपर रेट्स अप्लाई करने हैं, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने डिसाइड करना है कि इफ की बेस पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, राइट। और जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद आपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाना है। तो सूडो कोड आपकी हेल्प करता है कि आपने प्रोग्राम को किस सीक्वेंस में लेके जाना है। आइए देखते हैं इसका सूडो कोड किस तरह से है, एक नजर डालते हैं उस पर। नेक्स्ट स्लाइड पे। सूडो कोड में मैंने क्या किया, शुरू में कुछ अमाउंट्स को, कुछ एसेंशियल वेरिएबल्स को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। जब मैं लिखा टोटल बिल अमाउंट 0 है, क्योंकि एट द एंड हमें बिल अमाउंट निकालनी है। अगर बिल अमाउंट हमारे पास नहीं होगी तो हम पर्पस नहीं है कुछ प्रोग्राम को बनाने का। तो हमने शुरू में 0 रख लिया और बता दिया टैक्स रेट कितना होगा, 5% टैक्स रेट है। ये हम ऊपर इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ चेंज करना पड़े तो हम इसे आसानी से चेंज कर सकें। उसके बाद हम इनपुट लेंगे लोकल कॉल्स की, इस तरह इनपुट लेंगे हम एसएमएस की, और जो लोकल कॉल की इनपुट आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके रेट के साथ, और उसको हम ऐड करवा रहे हैं किसकी में, टोटल बिल अमाउंट में। आपको पता है प्लस इक्वल का मतलब क्या होता है, कि जो भी आंसर आपके पास आए वो आप टोटल बिल अमाउंट में ऐड करवा दें, प्लस करवा दें, और इसी में स्टोर कर दें। इस तरह आपने एसएमएस की इनपुट ली, उस पर आपने रेट अप्लाई किया, फिर आपने डेस्टिनेशन कोड पूछा कि किस डेस्टिनेशन के लिए आपकी इंटरनेशनल कॉल्स हैं और कितनी कॉल्स हैं, वो आपने पूछ लिया। अब यहाँ आपको डेस्टिनेशन कोड की बेस पे डिसाइड करना रेट क्या अप्लाई होगा। अगर ये कोड है तो ये रेट अप्लाई होगा, और अगर इनमें से भी एक कोड है तो ये रेट अप्लाई होगा। उसके बाद अगर रेस्ट ऑफ द वर्ड है, कोई भी दूसरा कोड है, तो उसके लिए आपका ये रेट अप्लाई होगा, एल्स पार्ट में चलेगी, और आपने एंड इफ लिख दिया। उसके बाद ये स्ट्रक्चर को बता रहा है कि आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर एंड कर है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड कर है। अब और करें, मैंने कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाई, मैंने कोई सेमी कॉलन नहीं लगाई, मैंने सी से रिलेटेड किसी तरह की कोई नोटेशन यहाँ यूज नहीं की, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम के फ्लो को डिफाइन किया। फिर टैक्स अमाउंट निकाली जाएगी, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 0.05 से, जिसका मतलब 5% होता है। आप 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.05 आएगा। उसके बाद आपने टैक्स अमाउंट को बिल अमाउंट में ऐड करवा दिया, आपने टोटल अमाउंट को डिस्प्ले करवा दिया, आपने टोटल टैक्स को डिस्प्ले करवा दिया, और आपने टोटल बिल विद टैक्स को डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ आपने इनपुट्स ली, कैलकुलेशन परफॉर्म की, यहाँ आपने डिसीजन मेकिंग की, और एट द एंड आपने रिजल्ट्स को शो करवा दिया जैसा कि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी। तो ये इसका एक सूडो कोड है। अब ये सूडो कोड किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। इस सूडो कोड को उठाएं, आप इसे जावा में इंप्लीमेंट कर दें, आप इसे सी में इंप्लीमेंट कर दें, इस पे पाइथन में इंप्लीमेंट कर दें, सूडो कोड इसका विल रिमेन सेम, उसमें चेंज नहीं आएगी, राइट जी। अब हम चलते हैं सूडो कोड को सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे दिखेगा। टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने ऑलरेडी जो है वो प्रोग्राम लिखा हुआ है, और मैं आपको प्रोग्राम की तरफ ले जाता हूँ। इसी का प्रोग्राम है, इसमें मैंने आपकी हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया। उसके बाद मैं मेन पे आ गया, और यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल ले लिए, और आप ये देखें कि मैंने वेरिएबल्स हर लाइन में एक वेरिएबल लिया है। वो इसलिए लिया कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अच्छी रहती है। आप एक लाइन में भी तमाम फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है वो उससे ख़राब होती है। जब आप प्रोग्राम के साइजेस ग्रो करते हैं तो आपको वेरिएबल फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। एक दूसरी चीज़ नोट कीजिएगा कि मैंने तमाम वेरिएबल्स के नाम को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रखा। जब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं न्यू कन्वेंशंस के अंदर, तो पहले लेटर को स्मॉल रखा जाता है, उसके बाद आप हर एक लेटर को, वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को आप कैपिटल कर देते हो, राइट। प्रॉपर केस के अंदर है, टी स्मॉल में आया, बी कैपिटल, ए कैपिटल। टोटल बिल अमाउंट, रीडेबिलिटी देखें बढ़ गई इससे भी। टोटल टैक्स अमाउंट, टोटल बिल विद टैक्स। तो आमतौर पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके वेरिएबल सेंस बनाएं। ए बी सी एक्स वाई जी लेने के बजाय आप प्रॉपर वेरिएबल का नाम रखें, ताकि कल को आपकी जगह पे कोई और बंदा आए और वो जब प्रोग्राम को रीड करे तो उसको प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबल हो।
ये तमाम वेरिएबल मैंने ले लिए और मैंने यहाँ पे टैक्स रेट बता दिया 5% टैक्स रेट है, और फिर मैंने हर एक का कॉल भी यहाँ पे बता दी कि उसके चार्ज क्या होंगे। कॉल के रेट्स को भी मैंने यहाँ पे ऊपर ही वेरिएबल में डिफाइन कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं वेरिएबल लेने के बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 से, कि उससे क्या होगा, आपको प्रोग्राम के अंदर हर जगह पे जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने इसे यहाँ पे ऊपर डिफाइन करके वेरिएबल लिखवा लिया, तो आप वेरिएबल को यूज करेंगे तो आपको एक जगह पे रेट चेंज करना पड़ेगा, तो वो आपके पूरे प्रोग्राम में चेंज हो जाएगा। मैं इस पॉइंट पे दोबारा वापस आऊँगा। तो यहाँ पे तमाम के तमाम जो आपके वेरिएबल हैं उनको मैंने इनिशियलाइज करवा लिया कि इंटरनेशनल कॉल्स यूएस के लिए क्या रेट होगा, इंटरनेशनल कॉल मिडिल ईस्ट के लिए क्या रेट होगा, अदर इंटरनेशनल कॉल्स के क्या रेट होगा, एसएमएस का रेट क्या है, लोकल कॉल का रेट्स क्या है। ये तमाम रेट्स मैंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से उठाए। जब मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिए, उसके बाद मुझे इनपुट चाहिए, तो मैंने उसके लिए लोकल कॉल्स के लिए, एसएमएस और टोटल इंटरनेशनल कॉल्स के लिए 3 वेरिएबल डिफाइन किए जो कि इनपुट को होल्ड करेंगे, राइट। डेस्टिनेशन कोड मैंने 5 कैरेक्टर का रख लिया कि उसकी लेंथ 5 कैरेक्टर होगी, और मैंने यहाँ पे कह दिया इंटर टोटल लोकल कॉल्स। उसकी इनपुट आएगी और इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। जब वेरिएबल वैल्यू आ जाएगी तो आप इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे रेट के साथ, लोकल कॉल्स इनटू रेट, और आपके पास जो भी रेट बनेगा वो टोटल बिल अमाउंट के वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ वेरिएबल यूज किया लोकल कॉल रेट। इसका मतलब क्या है कि जो भी इसका रेट है, अगर कल को कहते हैं जी लोकल कॉल रेट की वैल्यू चेंज कर दें, इसको 0.02 नहीं होना, इसको 0.2 नहीं 0.3 होना चाहिए, हम सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे और रेट चेंज हो जाएगा। पूरे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको सी प्रोग्राम जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर एडिट करना, उसको चेंज करना बहुत आसान हो गया। तो आप बड़े आराम से रेट्स को चेंज कर सकते हैं, किसी भी रेट को। इसलिए मैंने नीचे तमाम के लिए वेरिएबल यूज किए हैं ताकि मॉडिफिकेशन आसान रहे, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी आता है। इस तरह से मैंने एसएमएस की इनपुट ले ली, और इस तरह से मैंने इंटरनेशनल कॉल्स की। यहाँ इंटरनेशनल कॉल की इनपुट लेने के बाद मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की, जबकि एसएमएस और लोकल कॉल में कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी। क्यों नहीं की? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बेस करती है डेस्टिनेशन कोड के ऊपर। अब डेस्टिनेशन कोड को कंपेयर करना पड़ेगा, और आप ये देखें डेस्टिनेशन कोड को कंपेयर करने से पहले एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर की अरे है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, डेस्ट कोड है, 5 इसकी लेंथ है। तो जब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होती है? अरे ऑफ कैरेक्टर्स। जब कैरेक्टर्स आपके सीक्वेंस में आते हैं, हेलो एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करने के लिए इक्वल का ऑपरेटर उसको कंपेयर नहीं करता, बल्कि उसको कंपेयर करने के लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, strcpm स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन क्या करता है? दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। इसके अंदर आपके पास दो स्ट्रिंग दी जाती हैं कॉमा के साथ, पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग। तो ये कहेगा कि इस वाली स्ट्रिंग को देखो कि अब इसके इक्वल है कि नहीं। तो strcpy का फंक्शन क्या करता है? इन दो स्ट्रिंग को मैच करता है। अगर वो इक्वल हो तो ये 0 रिटर्न करता है, अगर वो इक्वल होंगे तो क्या रिटर्न करेगा? 0। और आपको पता है प्रोग्रामिंग के अंदर 0 जो होता है वो फॉल्स होता है। तो इसका मतलब 0 आएगा, लेकिन हमारे लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन ट्रू हो रहा है। अगर इक्वल है तो कंपैरिजन ट्रू है, तो हमें फॉल्स को ट्रू करना है, हमें 0 को 1 करना है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग मैच कर रही है। अगर दोनों मैच कर रही है तो हमें उसे ट्रू करना है, लेकिन strcmp हमें 0 देता है। तो उस 0 को चेंज करने के लिए, 1 करने के लिए, हमने के साथ क्या लगा दिया? नॉट का ऑपरेटर। तो नॉट का ऑपरेटर क्या करेगा? जो भी इस फंक्शन का रिजल्ट आएगा strcmp का, अगर 0 आएगा तो उसको 1 कर देगा, मतलब मैच हो गई है। और अगर ये मैच नहीं करती, तो आपको एक नंबर मिलेगा 0 के अलावा, -1, -3, 5, 7, कुछ भी मिलेगा। तो वो नंबर सी के अंदर 0 के अलावा सब कुछ ट्रू होता है। सी लैंग्वेज में 0 के अलावा सब कुछ ट्रू होता है। इसलिए जब आपका कंपैरिजन फॉल्स हो रहा है तो strcmp आपको नॉन जीरो नंबर देगा, जो सी की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो ट्रू है। तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उसको नॉट लगा के फॉल्स करना पड़ेगा। इस तरह मैंने हर जगह पे strcmp के साथ नॉट को यूज किया है। आपको जब भी strcmp के साथ ट्रू वैल्यू चाहिए होती है तो आपने नॉट यूज करना है, अदरवाइज आपका रिजल्ट उल्ट हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। अब ये strcmp है क्या? आपको पता है सी के तमाम फंक्शन जो हैं वो हेडर फाइल में एग्जिस्ट करते हैं। हमने पीछे लास्ट लेक्चर में बात की थी
कि आपके के तमाम जो फंक्शंस हैं वो हेडर फाइल्स में होते हैं। तो SCMP भी किसी हेडर फाइल में एग्जिस्ट करता है जो सी के साथ आपको ऑलरेडी मिली है। तो उस हेडर फाइल का नाम है string.h। अगर आपने स्टार्ट में इसको गौर नहीं किया तो अभी देख लें string.h। इसके बाद में एक और यूज की STDI, उसकी बात भी करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, आपके दिल में एक सवाल आएगा कि मैंने इस डेस्टिनेशन कोड को स्ट्रिंग क्यों लिया, मैंने इसको इंटीजर क्यों नहीं लिया? क्योंकि डेस्टिनेशन कोड समटाइम्स 001 होते हैं और समटाइम्स +1 भी हो सकते हैं। तो प्लस उसे स्ट्रिंग बना देता है। वैसे भी अगर आप इंटीजर में 001 रखवाएंगे तो 1 बनेगा, राइट? 0965965 बनेगा। तो सेकेंडली मैंने प्लस को अकोमोडेट करने के लिए, ताकि प्लस को भी चेक किया जा सके, मैंने इसको स्ट्रिंग रखा। और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा ये था कि मैं आपको स्ट्रिंग कंपैरिजन भी सिखा दूं कि हम स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हैं इसी असाइनमेंट के अंदर। तो जी जब वो +1 हो, 001 हो, तो वो बिल अमाउंट मल्टीप्लाई करेगा कॉल रेट USA को टोटल इंटरनेशनल कॉल्स के साथ, और जो भी प्राइस बनेगा वो इसमें ऐड कर देगा। इस तरह फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि वो UAE का नंबर है, अब उसी में दोनों को चेक करना था, 971 को प्लस 971 को, कुवैत का नंबर इसको चेक करना था, और सऊदी का नंबर इसको चेक करना था। ये तीनों मिडिल ईस्ट के हैं। आप इसमें बहरीन, कतर, बाकी कंट्रीज भी डाल सकते हैं। फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने भी 3 रखे हैं, और उस पर रेट कौन सा लगेगा, मिडिल ईस्ट वाला, राइट? अगर आपसे कहा जाए कि बहरीन वाला डालना है तो आप यहाँ पे एक और इस तरह की लाइन को ऐड कर देंगे और बहरीन का कोड यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, राइट? उसके बाद इनके अलावा कुछ भी हो, यानी US और मिडिल ईस्ट के अलावा कोई भी आपके पास डेस्टिनेशन कोड आए तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर ये रेट अप्लाई करना है, इंटरनेशनल रेट, राइट? क्योंकि इंटरनेशनल कॉल है इसलिए हम इस पर इंटरनेशनल रेट अप्लाई कर रहे हैं। और हर दफ़ा जब भी जो भी पार्ट ट्रू होगा, आपकी जो अमाउंट है वो टोटल बिल अमाउंट में ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इस पर टैक्स अप्लाई करना है। तो टैक्स अप्लाई करने का सिंपल फार्मूला ये होता है कि टोटल बिल अमाउंट को आप लें और इसके साथ जो टैक्स रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दें। टैक्स रेट क्या था हमारा, 0.05, विच मीन 5%। 5% मीन 5 डिवाइड बाई 100, ये लिखा हुआ जी। ये आपका टैक्स रेट सब अप्लाई करेंगे, टैक्स अमाउंट आ जाएगी। और टोटल बिल अमाउंट क्या होती है कि आपकी बिल अमाउंट प्लस टैक्स, तो ये आपकी टोटल अमाउंट, बिल अमाउंट विद टैक्स आपके पास आ जाएगी। इसको मैंने प्रिंट करवा लिया, तीनों स्टेटमेंट्स को। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट करवाने के लिए सी आउट यूज नहीं किया, मैंने प्रिंट एफ यूज किया। प्रिंट एफ सी का एक फंक्शन है जो सी आउट की तरह काम करता है, आपसे इंफॉर्मेशन लेता है और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या चीज़ है? फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन्स आप फॉर्मेट स्पेसिफाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा बिल अमाउंट दिखाओ जो कि फ्लोट टाइप की है, और .2 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद राउंडिंग कर देगा, 2 डिजिट तक कर दिखाएगा, 5, 6, 8 नहीं दिखाएगा। इससे बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से राउंडिंग को बड़े इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो परसेंट साइन बताता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये बता रहा होता है कि जो वेरिएबल आएगा इसकी फॉर्मेटिंग आपने कैसे करनी है और कैसे दिखानी है। तो ये बिल अमाउंट को दिखाएगा फ्लोट के अंदर, लेकिन क्या करेगा, उसके साथ डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स अलाउ करेगा। अगर मैं 3 कर दूंगा तो डेसिमल 3 डिजिट्स आएंगे। तो एक सिंपल से फंक्शन से आपने राउंडिंग परफॉर्म कर ली क्वाइट इजीली, राइट? और बैकस्लैश का मतलब होता है न्यू लाइन, इसे एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। कि इस चीज को प्रिंट करवाने के बाद आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, ये आपका एंड एल की तरह काम करता है। जैसे एंड लाइन होती है, बैकस्लैश एन बिल्कुल वैसे ही एंड लाइन की तरह काम करता है, बैकस्लैश एन, राइट? तो ये प्रिंट करवाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, फिर ये प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, फिर ये चीज प्रिंट होगी और आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। एंटर टोटल लोकल कॉल्स, 10 लोकल कॉल्स हैं जी, 20 SMS हैं। डेस्टिनेशन कोड में कहता हूँ जी 00971, और मेरी कॉल जो है वो 20 है इसकी, और ये उसने उसका बिल दे दिया। बिल अमाउंट 12 है, टैक्स 0.61 है, और टोटल टैक्स और टोटल अमाउंट विद टैक्स 12.81 है। अभी देखें डेसिमल पॉइंट के बस सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, राइट? होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करें, यहाँ पे जो मैंने चीज़ मिस की है कि हर एक कॉल्स के रेट्स भी दिखाने हैं। यानी यहाँ पे लिखा है
टोटल लोकल चार्जेस, उनके चार्जेस इतने हैं, SMS के चार्जेस इतने हैं, और इंटरनेशनल कॉल्स के चार्जेस इतने हैं, और फिर वो इसको डिस्प्ले करे। इसके लिए आपको, मैंने तो एक वेरिएबल रखा था सबको ऐड करने के लिए, आपको हर एक के चार्ज को कंटेन करने के लिए 3 डिफरेंट वेरिएबल रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।